मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 10वीं 10th क्लास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप 10वीं क्लास का संपूर्ण गणित का पाठ्यक्रम करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों ये 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिनके लिए बहुत यूजफुल है। ये 9th क्लास के बेसिक को भी कवर करता है। इसके साथ साथ 11वीं व 12वीं में पढ़ने के लिए बेसिक बिल्डअप करने के लिए भी बहुत उपयोगी है। IIT NIT जैसे ब्रांडेड संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए, JEE मेन और एडवांस की परीक्षा को करेक्ट करने के लिए इनका बेसिक बहुत उपयोगी है। ये गणित के वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में ये गणित के पेपर में तो ज़्यादा वेटेज नहीं है, परंतु फर्स्ट पेपर में सभी विषयों के प्रथम पेपर में जो जनरल पेपर होता है उसमें इसकी विशेष भूमिका रहती है। तो आप सब इस पर ध्यान से पढ़िएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये फ्री क्वालिटी एजुकेशन की एक मुहिम में आप हिस्सा बनकर इसका फायदा उठाएं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर। अब देखो, आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में। भाई अंकगणित के इस पाठ चैप्टर में जो अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत अपन दो कंसेप्ट पर पहले बात करने वाले, फिर उसके अंदर में सब कंसेप्ट यानी छोटे छोटे टॉपिक है। एक तो यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम था जो अपन पूरा कर चुके हैं। अब अंकगणित पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसके अंतर्गत अपन कुछ संख्याएं पढ़ने वाले हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, और इसके अलावा अंकगणित पर आधारभूत प्रमेय होती क्या है। देखो दोस्तों, अंकगणित मतलब एल्जेब्रा फंडामेंटल थ्योरम, अंग्रेजी में लिखना चाहूं तो दोस्तों ये होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा। भाई एल्जेब्रा की फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है? प्रत्येक ये होती है कि भाज्य संख्या है। दो प्रकार की पहले संख्या बता देता हूं दोस्तों मैं इधर, एक को भाज्य कहते हैं, एक को अभाज्य कहते हैं। ऐसे तो बहुत संख्याएं होती है लेकिन मैं इनके बारे में बता रहा हूं। दो विपरीत गुणधर्मों वाली संख्या होती है, वे संख्याएं अभाज्य संख्या का बता रहा हूं। वे संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, मतलब उसके केवल दो ही गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, एक और एक वो खुद। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी और का भी भाग जाता है, उसी को गुणनखंड के रूप में बात करूं तो वो संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा कोई और गुणनखंड हो, फैक्टर, भाज्य संख्याएं कहलाती। अब अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि कोई भी भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। इसलिए इसको कहते हैं दोस्तों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड सिद्धांत भी कहा जाता है। ये प्रमेय नहीं, अभाज्य गुणनखंड जो अपना मेथड तरीका कहा जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहा जाता है ना। विधि मतलब क्या है ये दोस्तों? प्राइम मतलब अभाज्य, फैक्टराइजेशन मेथड, ये अंग्रेजी में एस और जेड दोनों आ सकते हैं, कोई एक यूके इंग्लिश है, फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि ये आधारभूत प्रमेय होती क्या, फिर बोल देता हूं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और ये गुणनफल अद्वितीय होंगे यदि इसके कर्म को नेग्लेक्ट किया जाए, इसके कर्म को ध्यान में नहीं रखा जाए। जैसे कैसे दोस्तों, 16 या अपन ले लेते हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड करना आपको मैं बता देता हूं। देखो अभाज्य गुणनखंड दोस्तों दो प्रकार से, एक तो आपके ट्री बना के, एक ये वाला। पहले ये वाला सिखाता हूं क्योंकि आपने छोटी कक्षाओं में ये वाला सीखा। देखिए यहां 15 लिख देते हैं,
किसका भाग जा रहा है, एक दो का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, दो से देखना, तीन का ओनली क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं देखनी है। आपको बता दूं अभाज्य संख्याएं होती कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसी ये चीजें अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैं कह रहा हूं इसमें सबसे पहले 2 का भाग देने की कोशिश की, 2 का भाग गया तो 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे। 2 का कैसे पता, इकाई का अंक 2 4 6 0 नहीं है, 2 4 6 8 0 नहीं है। 3 का गया, 3 का चेक कैसे करते हैं, उस संख्या के अंकों का योगफल निकाल लेते हैं, और योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो जब विभाजित है, यानी 1 और 5 को मिलाया तो 6, यानी विभाजित, तीनों पंजे 15, 5 बार गया। अब 5 का जाता है, 5 एकम 5, तो फिर कुछ नहीं, 1 का जाता है तो 1 का देने की जरूरत नहीं, 1 तो होता ही है। तो इसके गुणनखंड कौन आए, 3 गुणा 5, यही तो लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणा 5, और एक खुद और एक तो गुणनखंड होता ही है, उनको लिखना नहीं है भाई, एक और खुद तो जो होता है इसके फैक्टर होते हैं। अब 3 गुणा 5, तो देखो ये हमेशा यही होगा, 3 गुणा 5, तो देखो ये कौन सी संख्या है, ये है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को, ये क्या है दोनों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा या अभाज्य गुणनखंड विधि क्या थी, अभाज्य गुणनखंड विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यही आधारभूत प्रमेय। फिर कहा जाता है कि ये यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। सर अद्वितीय कैसे, ये ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, अद्वितीय कैसे, ये देखो ऐसे भी तो लिखी जा सकती है, 15 गुणा 3 गुणा, आप अद्वितीय मतलब एक ही होती है, और 15 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 3, तो दो प्रकार से लिख दिया ना। और मान लो 3 फैक्टर होते तो 3 क्रम चेंज हो जाते, तो अनंत हो सकते हैं ना सर, यूनिक कैसे कह रहे हो, तो वही कह रहा हूं मैं, ये दोनों अद्वितीय होगी, मतलब ये अद्वितीय होगी जब क्रम को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, दिया जाए भाई, ये सेम ही है जब क्रम को छोड़ दिया जाए, 3 गुणा 5 करो या 5 गुणा 3 करो, मतलब एक ही है। तो ये भाई आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, पूरा कोट में बोलता हूं, पूरी परिभाषा में बोलता हूं। देखिए दोस्तों, जो लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये एक अद्वितीय संख्या होगी जब हम अभाज्य गुणनखंड के गुणन को या अभाज्य संख्याओं के गुणन को, क्रम को छोड़ दिया जाए, ध्यान में नहीं रखा जाए तभी, नहीं तो अद्वितीय नहीं होती। अब भाई ये आधारभूत प्रमेय है, इसके कुछ अनुप्रयोग होंगे, अनुप्रयोग भाई इसके कुछ तो अनुप्रयोग होंगे जिसकी मदद से अपन निकाल सकते हैं। देखो इसके अनुप्रयोग है कि इससे अपन अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो उससे अपन लेसे पे निकाल सकते हैं, लेसे पे यानी एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। दूसरा, इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैसे पे, महत्तम समापवर्ती, मैसे पे महत्तम समापवर्ती, ये तीनों चीजें इससे निकाली ले। ये एचसीएफ ऐसा है जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के माध्यम से भी निकालते थे यहाँ पे। तो मैंने एचसीएफ का एक तरीका यूक्लिड्स में बताया था और एक तरीका दोस्तों यहाँ बताने वाला हूँ अभी। तो एचसीएफ के कितने तरीके, 2। लेकिन यूक्लिड्स प्रमेय, जो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम थी, उसमें एक चीज, उसमें 2 ही संख्याएं जरूरत थी, चाहे वो भाषा के रूप में प्रश्न दिया संख्या, 2 ही संख्याओं का निकाल सकते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा संख्या है तो यही यूजफुल होता है। ये 2 संख्याओं के लिए भी यूजफुल है और 3 के लिए। तो जब तक लिखा नहीं आए यूक्लिड्स प्रमेय से करो, तो आप किसी मेथड से निकाल सकते हो, तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। इन दोनों में निकालते हैं दोस्तों, इन दोनों में जो निकालते हैं इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और अभाज्य गुणनखंड है क्या, इसी का अनुप्रयोग है, मतलब ये तीनों क्या हो गए, आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग हो गए। अब दोस्तों जैसे मैं अभी 15 का बताया आपने, ये 15 मान लो ये है, अभी मैंने इसका फैक्टर बताया, तो फैक्टर भी अभाज्य गुणनखंड भी 2 तरीकों से करते हैं। छोटा सा मैं बता देता हूँ। देखो अभी क्या था, एक तो ये जो अपन सीखता आ रहा है, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, ये
या फिर एक होता है अभाज्य गुणनखंड, ये तो मेथड वन तरीका वन, और मेथड टू तरीका टू ये है दोस्तों, इसको एक ट्री पौधे के रूप में करते हैं जिसको अभाज्य गुणनखंड वृक्ष या प्राइम फैक्टर ट्री कहा जाता है। देखो कैसे, ये 15। अब इसको ऐसे करते हैं कि भाई इसमें भाग देते हैं किसका, वो यहां लिख देते हैं, और इस आता क्या वो यहां लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका भाग देते हैं वो यहां लिख देते हैं, आता है वो। अब देखो 3 का भाग गया, 3 का भाग 5, 3 का भाग 15 में 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग, तो 5 में 5 का भाग 1 बार, तो ये 1 बार, ये 1 बार, तो ये फैक्टर आ गए 3 और 5। और बड़ा होता तो ये ट्री बनता आगे से आगे, ये देखो दोस्तों आगे से आगे चलता जाता, ये पेड़ के रूप में, ट्री के रूप में बढ़ा। मैं यही इसको फॉलो कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसको ही लेने वाला हूं, क्योंकि अपन छोटी क्लासों से कक्षा 6वीं 7वीं से यही सीखते आ रहे हैं, तो यही करेंगे। एक ये मैंने बताया कि भाई ट्री के रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो ट्री के रूप में आपको समझ नहीं आया तो मैं और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे ट्री के रूप में मान लो ये वाला समझ में नहीं आया आपको, तो मैं क्या करता हूं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं और उसको ट्री के रूप में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो 36 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर, तो पहले किसका जाता, 2 का, तो 2 का कितनी बार, 18 में, फिर 18 में कितनी, 2 का कितनी बार, 9 बार, समझ रहे हो, 9 बार, फिर 9 में किसका, 3 का, फिर 3 में कितनी बार, 3 तिया 9 बार, 3 का, फिर किसका, 3 का दोस्तों, फिर जाएगा 3 का, तो 3, फिर 3 में किसका, 3 का, फिर कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो ये गुणनखंड आगे देखो, 2 2 3 3, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब एक और चीज, मान लो ये गुणनखंड आगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, हमेशा गुणनखंडों का अपन ने बोला कि क्रम को छोड़ दिया जाए। अभी आधारभूत प्रमेय क्या पढ़ी थी, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, और वो संख्या अद्वितीय होगी यदि क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाए। क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाए, क्रम को ध्यान में रखे तो चेंज हो जाते। फिर लोगों ने सोचा कि भाई ये अद्वितीय भी बन जाए, और एक काम कर लेते हैं, इसका कोई रूल बना दे। तो लोगों ने कहा कि इसको आरोही या अवरोही क्रम में कुछ रख दो तो सीक्वेंस बन जाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि इसको आरोही क्रम में अपन रखते हैं, तो इसका प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, और अपन उसको बढ़ते हुए क्रम में, आरोही मतलब 1 2 3 4 संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो ये लिख दिया पहले 2 3। सर लेकिन प्रॉब्लम आई, क्या समस्या आई, सर यदि यह समान आ जाए तो फिर आरोही क्रम में कैसे लिखे, पहले ये वाला 2 लिखे या ये वाला 2। तो उसके लिए है कि पहले समान समान संख्या साथ लिख दो। देखो आरोही क्रम का मतलब 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रहा है। यदि 2 संख्या 2 बार आई है, 3 संख्या 3 आ रहा है, 7 लिख दो। और फिर उसको लिखना कैसे है, देखो तो 2 की घात 2 बार आई है, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 2। समझ गए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अपन समान है तो उसकी घातों में लगा दो, तो वो प्राइम फैक्टर की घातें के रूप में आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो ऐसे नहीं है कि सर वो गुना करने में तो भाज्य संख्या हो जाएगी ना, 4 गुना 9 हो जाएगी, फिर तो दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं, तो वो तो उधर वाली भी भाज्य संख्या, उस भाज्य संख्या का है तो अपन गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो ये इसके रूप में अपन लिख सकते हैं। अब मैं कुछ गुणनखंड आपको करके बता रहा हूं, उसके बाद अपन आगे में चलेंगे दोस्तों। ये गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो गणित की जो आधारभूत, ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित ये है 140 का। तो सबसे पहला है 140 का, तो 140 का करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको भाजकता के नियम पर थोड़ा बता देता हूं। 2 का भाग तब जाता है जब वो संख्या सम हो, अर्थात उसका इकाई का अंक, इकाई होता है इधर वाला अंक, इधर वाला ये अंक, ये समझ गया। ये जो अपन देखते हैं कि इकाई वाला अंक मतलब दाईं तरफ से राइट टू लेफ्ट अपन जाते हैं दोस्तों, संख्याओं को राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है, राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है दोस्तों। मैं ये कह रहा हूं कि विभाजकता के नियम क्या, 2 से तब भाग जाता है जब इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तब 3 का भाग कब जाता है, जब वो अंक जो दिए हुए उनका जोड़ कर लो, वो 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित। फिर अगला 5 का भाग कब जाता है दोस्तों बताइए, 5 का भाग तब जाता है जब लास्ट में संख्या 0 या 5 है ना, और
बाकी 5 के अलावा अपने को देखना किस किस का भाग देखे, 2 का देखना है, अभाज्य संख्याओं का देखना, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, और यहां तक आपका फिनिश हो जाएगा लगभग। आपके प्रश्न यहीं तक है लगभग, है ना, आपके प्रश्न लगभग यहीं तक है। और भी होते हैं आगे दोस्तों, और भी होते हैं आगे दोस्तों, और भी होते हैं, मगर आपके यहीं तक खत्म हो जाएंगे दोस्तों। अब अपन चलते हैं 140 पर। देखो 2 का जा रहा है क्या, 2 का जा रहा है कितनी बार, 70 बार, 7 दूनी 2 7 14, 0 0, यानी 140 का आधा 70, 2 का भाग गया, 70 का आधा 35, फिर 35 में 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 का, 5 3 8, 8 में नहीं जाता, 5 का कितनी बार, 7 का, 7 में 7 का 7 7, तो ये दोस्तों एक बार। तो इसका फैक्टर क्या है, गुणनफल के रूप में लिखो इसको, 140 बराबर इसको रूप में लिखो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या, और इसको आगे और एडवांस लिखना चाहिए तो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न दोस्तों अपन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है, 156 वाला, 156, 156 का करो दोस्तों। 156 का 2 का जा रहा है, 2 7 14, 1 2 78, 78 का डबल 156 होता है क्या दोस्तों, बिल्कुल होता है। या 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, अब भाग दे दो, 38 39 दूनी 78, तो 39। अब इसमें 3 का भाग जाता है, 3 एकम 3 3 3 9 13 39 बार। फिर इसमें दोस्तों 13 का भाग जाता है, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या और किसी का नहीं जाता, अभाज्य संख्या में खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो यहाँ पे ये 13 एकम 13। तो क्या आया दोस्तों, 156 बराबर आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको नई मॉडर्न स्टाइल में लिखना चाहूं तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 का 1, मॉडर्न स्टाइल नहीं है, मतलब घातु के रूप में, घातु के रूप में मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार से ये दोस्तों आने वाला है। अब अपन आगे वाला प्रश्न करते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न अपन कर चुके हैं, दूसरा कर चुके हैं, अब तीसरा कर रहे हैं 38 25। 38 25 वाला अपन करना चाह रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए 2 का जाता नहीं, क्योंकि इकाई का अंक इसमें जाने लायक है नहीं, तो अपन दोस्तों इसमें किसका देकर देखते हैं, अपन इसमें 3 का देकर देखते हैं, इसमें अपन 3 का देकर देखते हैं। तो 3 का देते हैं, तो देख लो 3 का जाने के लिए जोड़ो, 5 2 7 7 8 15 15 3 18, 3 का जा रहा है क्योंकि योग 18 हो रहा है जो 3 से विभाजित। तो 3 का भाग देखो, 3 एकम 3, फिर 8 में जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 2 बचे, 3 7 21, फिर 3 पंजे 15, बिल्कुल चला गया। 5 का जा रहा है, लेकिन पहले 3 का देखो, देखो 7 5 12 12 और 3 15 जा रहा है, फिर 3 का, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, बिल्कुल जा रहा है। अब जोड़ो 7 4 11, 3 का नहीं जा रहा, अब ओनली 5 का जा रहा है, 5 का दो, 5 8 40, 2 बचा 55 25। ठीक है, आगे दो, आगे दे तो 5 का भाग जा रहा है, तो 5 एक बार 3 का टेस्ट कर लिया, नहीं जा रहा, तो फिर आगे नहीं जाता, फिर 2 और 3 टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, 5 या 5 से ऊपर वाले। 5 को देख दो 17 बार जाता है, 5 एकम 5 है, देखिए 3 बचा, 5 7 35, 17 बार। अब 17 तो खुद क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, तो डायरेक्ट 17 का जाएगा, तो 1। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, 38 25 का अपन लिखना चाहें तो 38 25 का हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, और इसको अपनी इसमें धातु के रूप में लिखे तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गुणा 17। अब मैं अभी में भी मैंने बोले थे कि भाई इसके 3 अनुप्रयोग होते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभी मैं ये सिखा रहा हूं, फिर ये लेसे पे मैसे पे भी सिखाऊंगा। इतना कर लेंगे तो ये चैप्टर खत्म पर चला जाए, मतलब ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। फिर कुछ जो अपनी अपरिमेय संख्याओं पर कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनके टर्म शांत अशांत संख्याओं की आवृत्ति पर कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर अपनी ये वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगी। तो अपन ने ये कर लिया, ये अब ये 5000 ये करते हैं, 5005 ये करते हैं, यहाँ 5005 लिखते हैं, 5005, एक तो ये करते हैं, और एक यहाँ पे दूसरा वाला करते हैं दोस्तों, वो कौन सा है वो भी लिख लेते हैं साथ के साथ, 74 29, ये है दोस्तों 74 29, ये दोनों ही मैंने लिख लिए हैं, ये है दोस्तों 74 29। पहले देखो वो करते हैं, उसमें देखो दोस्तों ये कर रहा हूं, 2 1 का तो देना नहीं है, 2 से शुरुआत करनी, क्योंकि 1 ने तो अभाज्य संख्या नहीं, वो देखिए दोस्तों 2 से शुरू करनी है, तो 2 का भाग जाता है, या इकाई का अंक 5 है, अतः 2 से विभाजित नहीं, ठीक है।
अब देखो कि 3 का जाता है कि अंकों का योग 10 हो रहा, 3 का भी नहीं जाता। 3 के बाद अगला 5 आता है, 5 का दोस्तों जाता है। ये वापिस मैं क्रम यहाँ लिख देता हूं, देखो 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, और ऐसे आगे आगे चलता रहेगा। आपको 23 तक ही काम है। आगे कितना बोलो, 29 है ना। अब देखिए दोस्तों, 2 का 5 का जाता है, तो देखो 5 एकम 5, 2 जीरो है तो 2 जीरो, या 500 में, या डायरेक्ट दे दो 50 में, या 500 में दे दो, 500 5 का 100 बार जाता है, फिर 5 एकम 5, है ना। बड़ी समझदारी से इसका भाग देना। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो इधर से भाग दे लेना भाई। देखो 5 5 0 0 5, ये 5 तो 5 बार गया, तो ये मतलब कितनी बार गया वो देख लेना। ये इसका भाग जाएगा 5000 में, तो ये इसका भाग कितनी बार, एक बार गया, तो कितनी बार गया, 5 0 0 5 यानी एक बार गया, ठीक है। 1 0 0 5 बार गया, ठीक है। ये कैसे गया, यहाँ भाग देके देख लेना। तो मैं कह रहा हूं वहां पे दिक्कत हो तो ऐसे भाग देके देख सकते हैं। इसका मतलब हुआ ये भाजक, ये यहाँ पे भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और जो ये भागफल होता है शेषफल होता नहीं है, क्योंकि जब पूरी बार भाग जाता है तो काय का शेषफल भागफल। मैं बता दूं ऐसे करते हैं, इसमें यहाँ तो भाजक होता है हमेशा, यहाँ भाज्य होता है, और यहाँ पर भागफल आता है दोस्तों, भागफल। और मैं आपको बता दूं ये भाजक का भाज्य में भाग देना और फिर भागफल आएगा, और भाजक वही लेना है जो पूरी बार भाज्य को विभाजित करे, इसलिए शेषफल का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। यहाँ पे शेषफल 0 है, इसलिए कोई मतलब नहीं। तो आपको बता दिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे दोस्तों कि भाई क्या करा रहे हो सर, कैसे भाग दे रहे हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, अब किसका भाग जाता है इसमें, भाई 2 का जाता नहीं है, 3 का जाता नहीं है, 5 का जाता नहीं। अब 7 का देखो, 7 का देने के लिए देखो दोस्तों, 7 का भाग देते हैं। 7 एकम 7, कितना बचा, 7 एकम 7 3 बचा, 30, 7 चौक 28, 2 बचा, और ये 7 में 27 का नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाता। तो अब किसका देखे, 7 देख लिया, तो अपन परीक्षण कर रहे हैं नीचे से। तो अपन ने किस का देख लिया दोस्तों, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 5 का देख लिया, 7। अब यहां तक नहीं देखना, अब 11 का देखो। 1 0 0 1 में 11 का भाग दो, तो 11 का भाग 11 ने 99, 9 बार गया, 1 बचा, फिर 11 कम 11, 1 91 बार चला गया। तो यहाँ पे 11 का भाग दो, 91 बार चला जाएगा। 11 का भाग दोस्तों 91 बार चला जाएगा। अच्छा, इससे पहले 7 का भी भाग दोस्तों इसमें जा रहा था, अपन ने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, यदि कभी भूल भी जाते तो बाद में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाएगा तो अपन वापिस भी सुधार सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। मान लो वहां पे मुझे ध्यान में नहीं आया तो बाद में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे किसका 7 का जा रहा है, देखो 7 का 13 बार, 13 7 91 होता, 7 की 7 जा रहा है, तो ये पहले भी दे सकते थे। अपन ने दिया तो कुछ सही से दिया नहीं था, इसलिए अपने को पता नहीं चला कि भाई 7 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखो फिर बता देता हूँ, वो अपन ने थोड़ा सा देखने में सही नहीं देखा। 7 एकम 7, और फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा ना, 7 की 143 बार जा रहा था। तो अपन ये से भी कर सकते हैं, और अपन मान लो वैसे ही करना चाहते हैं कि भाई मैं तो छोटे से बड़ा ही करूंगा सर, तो छोटे से बड़ा कर लो। कैसे, पहले 7 का भाग गया कितनी बार, 143 बार, 1, फिर 3 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 की 43, फिर इसमें किसका भाग जाता है, इसमें फिर भाग गया था 11 का, तो 11 का भाग 11 कम 11, 11 3 33, फिर 13 का जाता है, तो ये हो गया। ये क्रॉस का मतलब यहाँ 1 आ गया या क्रॉस आ गया, मतलब खत्म होगी प्रक्रिया। अब इसका मैं गुणनखंड के रूप में लिखूं तो देखो 5005 को लिखना चाहूं तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और दोस्तों इसको गातु के रूप में लिखूं तो लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबकी गाते एक है, एक गात लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो ये अब ये 74 29 वाले पे पूरा ध्यान आपको 74 29 वाले पे दोस्तों लगाना है भाई, पूरा का पूरा ध्यान आपको 74 29 वाले प्रश्न पर लगाना है। यूं मान लो अभाज्य गुणनखंड का सबसे मुश्किल प्रश्न आपके यही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे की। सबसे पहले अपन 2 का भाग देते हैं। इन संख्याओं को वापस लिख देता हूं ताकि टेस्ट करने के लिए काम में आए। मिटा दिया भाई, 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो 2 का तो नहीं जाता, 2 वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। 3 का जाता है क्या, जोड़ो सर, नोट दो, 11 11 8 4 15 15 7 22, नहीं जाता है। 3 का देख लो, फिर देख लो, 7 4 11 13 13 9 22, नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता। 5 का जाता है कि अंत में 5 या 0 नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का मैं इधर देख के देखता हूँ, 7 का देखता हूँ, देखे जाता है 7 एकम 7 गया, फिर 4 4 में जाता नहीं है, मान लो 7 संग 42,
7 संग 42 और फिर 9 में जाता नहीं तो 7 का भी नहीं जाता। फिर क्या करें, अब इसमें भाग देखते हैं 11 का। 11 का भाग देने के लिए क्या करें, 11 छकड़ी 66, कितने बचे 4 4 8, 11 7 77, कितने बचे 3 2 5, 11 का भी नहीं जाता। या 11 का एक और है टेस्ट करने का, डायरेक्ट भाग दिए बगैर टेस्ट कर सकते हो। कैसे, 74 29 में 11 का देखना है, 11 का तो ये दोनों विषम संख्या पर 2 नंबर 4 नंबर वाले का योग, ये देखो इन दोनों के योग का अंतर 0 या 11 22 33 ऐसा होना चाहिए। यानी उसका जो इवन नंबर सम स्थानों पर वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज होना चाहिए, तब 11 का जाता है। अब 11 के बाद 13 का। अब दोस्तों 11 तक देखो क्या क्या खत्म हो चुके हैं अपने बीच में, ये 5 7 भी हो चुके हैं, 11 का भी नहीं गया। अब 13 17 यही रहे दोस्तों। अब मैं भाग देता हूं, नहीं तो ऐसे थक जाओ तो सीधे 23 का देख लिया तो पहले बड़े का भी दे सकते हैं। अच्छा, फिर भी छोटे से ही करना है तो 13 का देखो 13 3 39, 13 चौक 52, 13 5 65, 13 5 65, 9 बचे, फिर 2, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार गया 13 7 91, फिर 19 बचा तो 13 का भी नहीं जाता, तो 13 का भी नहीं जाता। सबका भाग दे दे के देखना है, मैं भी भाग दे दे के दोस्तों देख रहा हूं। अब 17 का देखना है दोस्तों, और पहाड़े आपको याद होना चाहिए, नहीं तो गुना कर करके देखेंगे। देखो अभी बताऊंगा गुना कर करके कैसे। 17 कम 17, 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68, 6 बचे तो ये 62 हो गया। 17 2 34, 17 51, 17 51, 51 इसमें से घटाए तो दोस्तों कितने बचे, 1 रे 11 119, और ये बिल्कुल 17 का जा रहा है। 70 7 कितने होते हैं, 70 7 देखना, 7 7 49, 9 4 7 7 7 4 11, 119 ही होते हैं। तो 70 7 437 बार गया भाई, तो 17 का भाग गया 437 बार। ठीक है, वापिस देख लो दोस्तों, यदि ये सही है कि नहीं है उसको गुना करके देख लो 17 से कि भाई आया है वो सही आया कि नहीं, देख लो। 7 7 49 हासिल के 4, 7 21 4 25 हासिल के 2, 728 से 2 30, और गुना 1 है तो 37 है, 437 है। जोड़ो 9 12 4 और 10, ये आगे हो गया क्या, सही नहीं हुआ क्या, 3 7, ये कहीं गलती हो गया दोस्तों। 74 को 17 से गुना किया, 437 को 17 से गुना किया तो 7 7 49, 7 21, वापिस देख लेते हैं एक बार, पूरा मिटा के फिर से देख लेते हैं कि भाई ये भाग गया तो सही गया है, तो गुना करने पे वही आना चाहिए। वापिस भाजक गुना, यानी 437 गुना 17, 17 का भाग यदि सही से ही जाएगा तो यही होनी चाहिए। देखो 7 7 49 हासिल के 4, 7 21 अच्छा 25 हासिल के 2, 7 7 28 29 30, ये 30। अब अगला दोस्तों, अगला 437 यानी 7 3, और ये सही से ये आगे पीछे होने से ही गड़बड़ हो रहा है, यानी 437 यानी ये 437। हाँ बिल्कुल, ये जोड़े तो देखो 9 5 7 12 हासिल के 1 4 और ये 7, हाँ 7429 सही आ रहा। अब इसमें देखो, इसमें 17 का देख लो पहले ही जाता है क्या, 17 दूनी 34, भाई 17 का देख लो इसमें जाता है क्या, 437 में 17 का देख लेते हैं, 17 दू 34, 17 दूनी 34 बचा कितना, 34 से 43 9 बचे और 97 नहीं जाता। फिर 17 का नहीं जाता तो 19 का देख लो, 419 का 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 कितने बचे 5, 19 से 57 जाता है। 19 का कितनी बार जाता है, 19 दूनी 38, फिर बचे कितने दोस्तों 5, तो 19 ही 57 ये, और फिर 23 बचे तो 23 का भाग। ये मुश्किल क्यों हुआ आपको, ये 17 और 19 23 इन 3 का ही जाता है। इसलिए दोस्तों मैंने भी दोस्तों, मेरे को ये सब पहले से पता था कि 74 29 17 19 और 23 का गुणनखंड होता है, फिर भी मैंने आपको सबका समझाया। मुझे पता था कि 5 0 0 5 सीधा ही 5 7 11 13 का होता है, फिर भी मैंने आपको सारा समझाया और गलतियां के साथ समझाया कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, और जब गलती हो जाए तो कैसे करना है। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मैं समझा देता तो आपको पता ही नहीं चलता इसकी महत्वपूर्ण कितना है, इसका दोस्तों आपको पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों अभी तक अपन ने क्या किया है मैं आपको बता दूं, अभी तक अपन ने क्या किया दोस्तों, अभी तक अपन ने ये
3 मैंने इसके अनुप्रयोग बताए थे, तो गुणनखंड कंप्लीट कर लिया। अब लेसेपे और मेसेपे करेंगे, वो भी गुणनखंड की सहायता से। तो अपन ने ये गुणनखंड पूरा कर लिया है। अब आज ये गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन आगे एचसीएफ और एलसीएम वाले प्रश्नों की बात करना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर देवे कि भाई कैसा लग रहा है, और अपने साथियों तक भी इस ऑनलाइन मुहिम को पहुंचाए। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपकी सहायता की जा रही है, जो आपको पढ़ाई जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन जा रही है, अपने दोस्तों को भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम को बताइए दोस्तों, जिसकी ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, तो हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप भी सीखते रहें। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो अपना फीडबैक अवश्य दें दोस्तों। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।